हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, which regional passport office become the first in India to introduce Braille script and sign language service for differently abled applicants? So recently भोपाल का जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, इसने अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस किया है ब्रेल स्क्रिप्ट एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, ब्रेल बुकलेट्स यहाँ पे जो है बेसिकली आपकी लगाई गई हैं, जो एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस along with essential do and don'ts. ठीक है, they have been introduced for visually impaired applicants. इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल वीडियोस जो हैं इन अ साइन लैंग्वेज दे फॉर गाइडिंग फॉर गाइड स्पीच एंड हियरिंग impaired applicants on application types, document requirement, process with QR code. सो ये सारी चीज़ें इनको ईजिली समझाई जा सके, इस वजह से दोनों सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI constituted a subcommittee of the insurance advisory committee. This subcommittee has been tasked to review the current scenario of. So इनमें से किस टाइप की बेसिकली जो आपके किस चीज को रिव्यू करने के लिए ये सब कमेटी बनाई गई है IRDAI के द्वारा। सो IRDAI ने रिव्यू करने के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में ये कमेटी बनाई है। ये सब कमेटी जो है इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। द पैनल विल एग्जामिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेटवर्क, हॉस्पिटल टैरिफ्स, fraud control and digital system, and to improve the value for policy holders and to reduce administrative inefficiencies. तो इन सब चीज़ों का ये ध्यान रखेगा, ये फोकस करेगा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेबी अनाउंस अ वन टाइम रिलीफ मेजर फॉर कंपनीज ईजिंग बोथ IPO validity timelines and minimum public shareholding compliance. The observation letters expiring between 1 April to 30th September 2026 will now remain valid. So recently यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है सेबी द्वारा ऐसी कंपनीज को, ठीक है, जो ईज कर रहे हैं IPO, ठीक है, IPO वैलिडिटी टाइमलाइंस एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, और इनके जो ऑब्जर्वेशन लेटर हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। तो ये जो है अब वैलिड रहेंगे आपके 30 सितंबर 2026 तक। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेबी ने यहाँ पे टेम्पररी रिलीफ दिया है ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन विच इज कॉज बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है IPO वैलिडिटी एक्सटेंशन में। एग्जिस्टिंग रूल क्या कहता है, अंडर सेबी रेगुलेशन 2018 नॉर्मल रूट ऑब्जर्वेशन लेटर वैलिडिटी आपकी 12 मंथ की होती है और कॉन्फिडेंशियल रूट वैलिडिटी 18 मंथ की होती है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपनीज विच आर फेसिंग डिलेज और विड्रॉल्स इन IPO प्लान्स ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, सो उनको यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और इनका जो ऑब्जर्वेशन लेटर जो एक्सपायर हो रहा है 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, ये 30 सितंबर 2026 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो रखी गई है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिलैक्सेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, जो लिस्टेड कंपनी है दे मस्ट मेंटेन 25% शेयर हेल्ड बाय द पब्लिक, इंक्लूड्स योर नॉन प्रोमोटर्स एंड वॉलेटली मेड कंप्लायंस डिफिकल्ट, राइट। सो अभी रिलीफ यहाँ पे क्या दिया गया है, जो कंपनीज जिनकी डेडलाइन आपकी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में है उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, वन टाइम रिलैक्सेशन। इन पे कोई पैनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नो पीनल एक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड जो पेनल्टीज लगाई गई हैं वो भी हटा दी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इन इंडियाज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स sector to achieve an annual turnover of over 1 lakh crore or 1 trillion in financial year 2026, registering around 11% growth over the previous year. So इनमें से कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी है इंडिया की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में जिसने अचीव किया है एनुअल टर्नओवर 1 ट्रिलियन का? सो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है इसने एनुअल टर्नओवर इसका 1 लाख करोड़ पहुंच गया है, 1 ट्रिलियन पहुंच गया है। ठीक है, अमूल के फाउंडर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हेडक्वार्टर्स का आनंद
गुजरात में लोकेटेड है एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank became the first urban cooperative bank in India to cross rupees 1 lakh crore total business mark, strengthening its position in the cooperative banking sector. तो recently आपका जो सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक है, ठीक है, ये आपका कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका बेसिकली आपका जो बिजनेस मार्केट है, टोटल बिजनेस मार्क जो है वो 1 लाख करोड़ पहुंच गया है. ठीक है, इसने क्रॉस कर लिया है 1 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस मार्क. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Next is the National Biodiversity Authority (NBA) in consultation with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified MACS collection of microorganism and the National Fungal Culture collection at the Agharkar Research Institute, which is located in the Pune, as a national repositories. With this, the national network of repositories increased to. सो रिसेंटली हमने पढ़ा था एनबीए ने जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इन्होंने कोची केरला की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भी आपका नेशनल रिपोजिटरीज जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया था. एंड अभी MACS जो है आपका है MACS कलेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन एट द ARI पुणे महाराष्ट्र, इसको भी नेशनल रिपोजिटरी आपका अनाउंस किया गया है. ठीक है, विद दिस टोटल 20 रिपोजिटरी इंडिया में अभी हो गए हैं आपके. ठीक है. Now next is the NESCOM Foundation announced the appointment of which leader as its new chairperson effective immediately. So NESCOM Foundation के नए आपके जो लीडर बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं, उनका नाम है UB प्रवीण राव. ठीक है, क्या नाम है इनका? UB प्रवीण राव इज द राइट आंसर. एंड UB प्रवीण राव जो है इन्होंने सर्व किया है एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट इन्फोसिस एंड इन्होंने एज अ वाइस चेयरपर्सन एंड चेयरमैन भी सर्व किया है NESCOM में, राइट. और इन्होंने सक्सीड किया है रिसेंटली रोस्टोव Ravananku, right? Next question here, the World Bank released its South Asia Economic Update April 2026, working with Industrial Policy Report. As per the report, India's GDP growth forecast for financial year 2027 has been slightly raised to. So आपका वर्ल्ड बैंक जो है इन्होंने प्रीवियस जो प्रोजेक्शन दी थी वो 6.3% की यहाँ पे दी थी और अभी इन्होंने जो है स्लाइटली रेज की है यहाँ पे इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए एंड इट रीच टू 6.6%. ठीक है, नाउ इट रीच टू 6.6%. फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रोजेक्ट की गई है 7.6% और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने 7.1% का प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया था. ठीक है, इसके अलावा साउथ एशिया की ग्रोथ के बारे में बात करें तो कैलेंडर ईयर 2026 में साउथ एशिया में 6.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड कैलेंडर ईयर 2027 के लिए 6.9% की. ठीक है. नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई की फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आपकी हुई थी फाइनेंशियल 2027 की. ठीक है, इसके चेयरमैन आपके संजय मल्होत्रा जी थे जो गवर्नर है करंटली आरबीआई के. एंड इसके इनमें इस मीटिंग में कौन कौन से मेंबर आपके शामिल हुए थे? डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता एंड इंद्रनील भट्टाचार्य, ये सारे मेंबर्स यहाँ पे शामिल हुए थे इस मीटिंग में. इसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो आपके अनचेंज रखे गए हैं. पॉलिसी रेपो रेट 5.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50%, बैंक रेट 5.50%, 3.35% फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट. वहीं पे सीआरआर की बात करें 3% एंड एसएलआर आपका 18% यहाँ पे अनचेंज रखा गया है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो जीडीपी फोरकास्ट है, जीडीपी फोरकास्ट वो बताए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए. यहाँ पे 6.9% की जो है प्रोजेक्शन दी गई है. फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 7.6% यहाँ पे बताई गई है. ठीक है, क्वार्टरली जो एस्टिमेट है वो है क्वार्टर 1 के लिए 6.8%, 6.2%, 6.7% फॉर क्वार्टर 2, 3 के लिए 7% एंड क्वार्टर 4 के लिए 7.2% जीडीपी प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया गया है. इसके अलावा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बताया गया है. जैसे फाइनेंशियल ईयर 2027 का सीपीआई इन्फ्लेशन रहेगा आपका 4.6%, कोर इन्फ्लेशन 4.4%, क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो है ये बताए गए हैं क्वार्टर 1 के लिए 4.0% एंड क्वार्टर 2 के लिए 4.4%. ठीक है, देन कुछ और यहाँ पे चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं. जैसे आरबीआई ने प्लान किया है ये इंट्रोड्यूस करेंगे नया फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनटू 3 लेयर. पहले आपकी 4 लेयर होती थी, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर. ठीक है, बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर. अब इनको 3 लेयर में बांटने की बात की गई है जिसमें अपर, मिडिल, लोअर लेयर होगी. ठीक है, ये तीनों लेयर आपकी यहाँ पे रहेंगी.
ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो 15 एनबीएफसी जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया था एज योर अपर लेयर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन भी रखा गया है, जैसे आरबीआई ने प्रपोज किया है टू एग्जेम्प्ट स्मॉल एनबीएफसीज विद नो पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर बेस एंड असेट अंडर ₹1000 कोर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, राइट। इसके अलावा आरबीआई ने प्रपोज किया है स्क्रैप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स रिक्वायरमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक्स, और आईएफआर बेसिकली आपका क्या है, एडिशनल बफर है जो बैंक को मेंटेन करना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट योर पोटेंशियल लॉसेस, पर्टिकुलरली ड्यू टू मार्क टू मार्केट मूवमेंट्स, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, आरबीआई ने अलाउ किया है बैंक्स को टू इंक्लूड क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन योर सीआरएआर, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्रोविजनल लेवल्स, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या हो रहा, मतलब अभी तक क्या चल रहा था, बैंक्स जो हैं दे में इंक्लूड क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन सीआरएआर ओनली, कंडीशन यहाँ पे कहते हैं ओनली इफ एनपीए प्रोविजनिंग डेविएशन इज लेस देन इक्वल्स टू 25% फ्रॉम द एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 क्वार्टर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये इनको क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो अलाउ करना होगा, ठीक है, इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट इज आरबीआई ने प्रपोज किया है टू रिमूव द ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट फॉर MSME onboarding TReDS platform, which is aimed at promoting ease of doing business for MSMEs, right? Next is RBI ने डिसाइड किया है to allow participation of non-bank entities, जैसे आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, NBFCs, HFCs एंड कॉर्पोरेट्स, इनको यहाँ पे अलाउ किया गया है इन द टर्म मनी मार्केट। पहले क्या होता था, जो आपके बैंक्स, सिर्फ बैंक्स एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते थे वही अलाउड होते थे, बट नाउ यहाँ पे बैंक ने बोला है जो आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज हैं, एचएफसीज हैं एंड कॉर्पोरेट जो हैं वो भी यहाँ पे अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इनका पार्टिसिपेशन भी अभी हमें देखने को मिलेगा टर्म मनी मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ स्ट्रैटेजिक नॉन बाइंडिंग MOU with Electricité de France to explore collaboration in development of nuclear power projects in India. So recently फ्रांस की जो इलेक्ट्रिक डे फ्रांस है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है NTPC के साथ, ठीक है। ये नॉन बाइंडिंग MOU आपका है एक्सप्लोर करने के लिए कोलैबोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है, एंड इट इज साइन बाय द अर्नादा प्रसाद समल जो NTPC से आपके शामिल थे, एंड वेकी ससाई रमैया जो EDF से आपके EDF के तरफ से जिन्होंने MOU साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है द एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एलिमिया, रिसेंटली इसने लॉन्च किया है एल्यूमिनियम भारत इनिशिएटिव को। एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एल्यूमिनियम एग्जीबिशन एल्यूमिनियम भारत 2026 विल बी हेल्ड फ्रॉम, सो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एल्यूमिनियम भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एज अ पार्ट ऑफ दिस यहाँ पे ये एक एग्जीबिशन, एल्यूमिनियम एग्जीबिशन जो है वो आपका करवाएंगे इन मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, 26 से 29 सितंबर 2026 को ये इवेंट आपका होगा, ठीक है। अब इसने बेसिकली जो एल्यूमियाई है इसने लॉन्च क्यों किया है इस एल्यूमिनियम भारत इनिशिएटिव को, ताकि हम बूस्ट कर सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, राइट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें इंक्लूडेड है आपका डॉपलर वेदर रेडार, और ये आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा दोहा में, जो हमें प्रिसाइज रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा वेदर कंडीशंस की, ठीक है। ये एनहांस करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड स्ट्रेंथन करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है। दूसरा हमारा है सीज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा किश्तवाड़ में, और ये बेसिकली हमारी बेसिकली इंप्रूव करेगा अर्थक्वेक डिटेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है। जो सीज्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसको ये एक्सपैंड करेगा, राइट। इसके अलावा आपका थर्ड है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ये स्टैब्लिश किया जाएगा पदर एंड मचेल में, ठीक है। ये साइट सिलेक्शन कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा फॉर द इंस्टॉलेशन, एंड इट विल एनहांस वेदर फोरकास्टिंग स्पेशली आपके रिमोट एरियाज में, एंड सपोर्ट करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग लोकलाइज्ड डेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन हियर इज मैच द साइंटिफिक फैसिलिटीज अनाउंस्ड विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो डॉपलर वेदर रेडार हमने पढ़ा, ये एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका दोहा में, ठीक है। सीज्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी आपका किश्तवाड़ में, और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा पदार एंड मशेल में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी, ठीक है।
सेकंड का ए एंड आपका थर्ड का जो है ये सी रहेगा, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1B, 2A एंड 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। सो बीपीसीएल के नए चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है संजय खन्ना, ठीक है। और इन्होंने जो है ये सर्व करेंगे एज अ सीएमडी अंटिल सुपरनेशन ऑन 31 मई 2029 और फर्दर ऑर्डर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है आपका जो कलपकम में है तमिलनाडु में, इसने क्रिटिकलिटी अचीव की है, ठीक है। तो क्रिटिकलिटी क्या होती है? इट इज अ स्टेज जब न्यूक्लियर रिएक्टर अचीव करता है सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, indicating that the reactor core is functioning as designed and can proceed towards power generation. So basically अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आपने एक नाम सुना होगा होमी बाबा जहांगीर का, ठीक है। उनका एक सपना था इंडिया को एनर्जी सुपर पावर बनाने का, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया था, ठीक है, जिसको हम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो आपकी है इट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो नेचुरल यूरेनियम जो है उसका हम यूज करते हैं, और ये बेसिकली जो इसका आउटकम होता है ये हमें मिलता है प्लूटोनियम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो इन्होंने प्लान बनाया था ना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का, इसमें पहली स्टेज का जो आपका आउटकम होगा वो मतलब इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली सेकंड वाले का जो है फ्यूल बनेगा। तो ये चीज इन्होंने जो है 3 स्टेज आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ये इन्होंने जो है 70 साल पहले इन्होंने ये चीज प्लान की थी, ठीक है। सो नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज होती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें अभी हमने अचीवमेंट हासिल की है। स्टेज 1 जो है ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। स्टेज 2 में अभी हमें सफलता हासिल हुई है, और यहाँ पे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसमें आपका जो है एज अ फ्यूल हम यहाँ पे प्लूटोनियम एंड नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, जो फर्दर क्या करता है, फर्दर ये हमें जो है आपका थोरियम जो है बेसिकली यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। इनसफिशिएंट स्टॉक्स थोरियम जो है वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे आपका होता है, और थर्ड जो स्टेज होती है इसमें हम थोरियम का यूज करके फर्दर उसे कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम में, ठीक है। यूरेनियम आपका जो है ऐसा आपका मतलब आप इसे ऐसा समझो, अगर हमारे पास यूरेनियम हो तो जो आपकी एनर्जी है वो बहुत सारी एनर्जी जो है हम थोड़े से यूरेनियम से ही बहुत सारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड वाली स्टेज की एक ये भी चीज खासियत है कि इसमें जितना हम फ्यूल यूज कर रहे हैं ना उससे ज्यादा जो है इसका आउटकम हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज मोटा मोटा आप इसे ऐसा समझ सकते हो। और यहाँ पे थोरियम की हमने बात की, तो ये चीज याद रखना, इंडिया में जो है पूरे वर्ल्ड का 25% थोरियम आपका मिलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और क्योंकि हमारे यूरेनियम बहुत महंगा है और बाकी कंट्री से लाना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये चीज जो होमी बाबा जहांगीर थे उन्होंने ये चीज इसीलिए थोरियम का यहाँ पे यूज करने की बात की, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा इंडिया के पास है, और यूथोरियम से यूरेनियम बनाने का जो प्रोसेस है वो इन्होंने डिजाइन किया ताकि हम पे मतलब हमारे देश पे ज्यादा बर्डन ना आए, ठीक है। क्योंकि यूरेनियम बहुत महंगा है और बाकी कंट्रीज से जो है लाना पड़ता है, जिस वजह से कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ये एक अल्टरनेटिव इन्होंने यहाँ पे सोचा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आप इसे मोटा मतलब एक स्टेप बाय स्टेप इसे समझ सकते हो। यहाँ पे यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर आपके फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर आपके रहेंगे, ठीक है। फ्यूल हमने यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम यहाँ पे यूज किया है। फिर यहाँ पे जो यूरेनियम है इट अंडरगोज फ्यूजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड प्लूटोनियम 239 एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये बाई प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज का जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे एज अ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरेनियम से प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से आपका जो है प्लूटोनियम सॉरी, देन थोरियम एंड थोरियम से यूरेनियम 233। तो जो यूरेनियम हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है उसका यूज करके हम जो है एक्चुअल जो बेसिकली आपके पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है उस यूरेनियम को हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है।
नाउ यहाँ पे डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हो। स्टेज 1 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, जहाँ पे आपका देखो सारा चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। नेचुरल यूरेनियम फ्यूल जो है यहाँ पे यूज किया गया है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स के साथ प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाइल जनरेटिंग प्लूटोनियम 239 एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका यूरेनियम का हम यूज कर रहे हैं, नेचुरल यूरेनियम का, और प्लूटोनियम प्लस हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आपका जो है हम प्लूटोनियम 239 यहाँ पे यूज कर रहे हैं और साथ में आपका यूरेनियम भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो फर्दर तीसरी स्टेज में आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको मेंशन कर दी हैं। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। ये आपका 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा। ठीक है, एंड इसे डेवलप एंड ऑपरेट किया जाता है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इनिशियल फेजेस में यहाँ पे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसमें ऑपरेट किया गया यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा तो इंडिया जो है सेकंड कंट्री बन जाएगा आफ्टर रशिया टू रन कॉमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है, एक एनुअल सर्वे जो है वो रिलीज किया है, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस नाम से। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑफ इंडियाज इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था आपका अप्रैल 2026 में, कवरिंग डेटा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025। एंड जो सर्वे है इसमें कवर किया गया है कॉर्पोरेट एंटिटीज को इन अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो रजिस्टर की गई हैं कंपनीज एक्ट 1956/200 2013 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स कवर किए गए हैं, तो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटैलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे इसमें कवर्ड हैं। इसके अलावा एनएसओ ने एक रिलीज किया था यहाँ पे रीडर फ्रेंडली एक्सप्लेनर ऑन सर्वे टाइटल नो योर सर्वे, अ यूजर गाइड टू एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो पूरे की एस्पेक्ट जो है इस सर्वे के वो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इन अ सिंपल मैनर, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके पास अब 3 सर्वे हो गए हैं। एक सर्वे अभी हमने पढ़ा एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, दूसरा है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो कैप्चर करता है डेटा रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, एंड एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेगमेंट को कवर करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा। ठीक है, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, इन्होंने मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 को रिलीज किया था, एंड इट इज द सर्वे इज कंडक्टेड बाय द टेक्सटाइल कमिटीज, राइट। मेन पर्पस क्या था, इवेल्युएट करना हाउस होल्ड डिमांड को फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल एंड गाइड पॉलिसी एंड इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसमें आपके की पॉइंट्स क्या है, मार्केट एक्सपेंशन की बात करें तो क्या बताया गया है, जो डोमेस्टिक डिमांड है टेक्सटाइल की ये आपकी बढ़ी है 2010 से 2024 तक। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है कि 2010 में 4.89 लाख आपका 4.89 लाख करोड़ था और अब ये इंक्रीज होकर 14.95 लाख करोड़ हो गया है। हाउस होल्ड एंड पर कैपिटा डिमांड की बात करें तो ये भी आपकी बड़ी है, 4.18 लाख से ये इंक्रीज होके 8.77 लाख करोड़ पहुंच गई है 2024 में। पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ी है 2119 रुपीज से ये बढ़ के 6666 रुपीज हो गई है। ठीक है, फाइबर प्रेफरेंसेस की बात करें तो इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मैन मेड फाइबर एंड ब्लेंड्स जो 52.2% था, जो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे देखा गया है और इसकी मार्केट वैल्यू 4.47 लाख करोड़ की थी। कॉटन की बात करें 41.2% ये देखा गया है और मार्केट वैल्यू 3.53 लाख करोड़ की। सिल्क एंड वूल इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 5.2% एंड 1.3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंजप्शन पैटर्न्स की। जेंडर वाइज डिमांड जो है विमेन की 55.5% ऑफ परचेज देखी गई है एंड मेंस की 44.5%। पॉपुलर प्रोडक्ट्स मेन में रहे हैं जीन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी, विमेन में लेगिंग्स मोस्ट प्रोमिनेंट देखा गया है और ट्रेडिशनल वियर में साड़ीज, धोती, सलवार, कमीज। ठीक है, ये सारे सस्टेनेबल टेक्सटाइल डिमांड की बात करें तो ये आपकी 2024 में 37,000 करोड़ पहुंच गई थी और ये 58% आपकी जो है बेसिकली थी रीयूज और रिटेलर्ड प्रोडक्ट्स।
ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो रैपिड ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है मास्क, सैनिटरी नैपकिन्स, डायपर, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की। एंड रूरल शेयर इसका अगर बात करें तो 58% देखा गया है, 42% अर्बन शेयर देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जीडीपी प्रोजेक्शन जो आपका है अप्रोक्सीमेटली 2% का है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1% का आपका देखा गया है मैन्युफैक्चरिंग जीडीए। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है सेकेंड लास्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर इंडिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है। बजट एलोकेशन यहाँ पे फाइनेंशियल 2027 की देखी गई है 5279.01 करोड़ की। ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है इट इज द 6th लार्जेस्ट ग्लोबली जो एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल। ठीक है। यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा 47% का एक्सपोर्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन लीडर्स की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है कॉटन प्रोड्यूसर। ठीक है। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट मैनमेड फाइबर प्रोड्यूसर है। ठीक है। इसके अलावा मार्केट आउटलुक की बात करें तो इट इज प्रोजेक्टेड कि इंडिया का 2030 तक जो मार्केट है वो $350 बिलियन का पहुंच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है पुडुचेरी इलेक्शन अथॉरिटीज रिसेंटली इन्होंने डिप्लॉय किया है नीला जो रोबोट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। ह्यूमनॉइड रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे इन्होंने इनके इलेक्शन अथॉरिटीज द्वारा जो है डिप्लॉय किया गया था वीओसी गवर्नमेंट स्कूल पोलिंग बूथ में इन पुडुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है बाय द एक्लेमेशन टू 3 सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है। 3 बॉडीज के लिए इंडिया को सेलेक्ट किया गया है। पहली बॉडी है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट फॉर द 2027-2030 टर्म। दूसरा है कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कमिटी फॉर 2027 टिल 2030। थर्ड इज कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन फॉर 2027 टिल 2029। ठीक है। साथ में नोट करना है इंडिया की एम्बेसडर प्रीति सरान जो है इनको रीइलेक्ट किया गया है टू दी कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 2027 टिल 2030 टर्म। राइट। इसी के साथ इंडिया जो है इसके साथ एडिशनल न्यूज क्या है इंडिया जो है इट इज सर्विंग इट्स 18th टर्म एज अ मेंबर ऑफ ECOSOC। बेसिकली आपका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ठीक है। इसका इंडिया जो है आपका 18th मेंबर जो है एज अ सर्व कर रहा है 2026 से 28 के बीच के पीरियड के लिए। ठीक है। इसके अलावा ECOSOC के प्रेसिडेंट हैं लोक बहादुर थापा फ्रॉम नेपाल। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसे 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज ICAR जो है इन्होंने सेटअप किया है एक स्पेशल टास्क फोर्स। किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल रेसिलेंस, इंश्योर करने के लिए फूड इनपुट सिक्योरिटी एंड टू प्रोवाइड डेटा ड्रिवन पॉलिसी टू सपोर्ट एमिड ग्लोबल एंड क्लाइमेट चैलेंजेस। राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली इंडिया ने विड्रॉ किया है फ्रॉम द प्रपोजल टू होस्ट COP33 क्लाइमेट समिट जो आपका 2028 में होना था। ठीक है। एंड अभी यहाँ पे जो बिडर आपका रह गया है वो है साउथ कोरिया। ठीक है। पहले आपका इंडिया भी यहाँ पे था, अब इंडिया ने विड्रॉल कर लिया है तो साउथ कोरिया जो है इसे होस्ट करेगा COP33 को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबिशरी की। सो रिसेंटली जेम्स वॉरेन वेटेकर्स जो फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने सबमिट किया था माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट में 1963 में, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है। और इन्हें जो है हर्बर्ड मेडल यहाँ पे दिया गया था यूएसए के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी इनके द्वारा। ठीक है। एंड ही ऑथर्ड अ मेमोर अ लाइफ ऑन द एज पब्लिश्ड इन 1999। ओके। नेक्स्ट है अबू हसीम खान चौधरी। ठीक है। जिन्हें दालू बाबू के नाम से भी जाना जाता था एंड ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेटनरी कांग्रेस लीडर रहे हैं आपके। इनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है। देन नेक्स्ट आते हैं CD गोपीनाथ जिनको इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर आफ्टर नेल हार्वी 97 ईयर्स के जो थे आपके। ठीक है। इसके अलावा अभी फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर बैटर जो चंदू पतनकर हैं जिनकी एज 95 ईयर्स की है, ये करेंटली ओल्डेस्ट लिविंग इंडियन टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है। इसके अलावा CD गोपीनाथ जी की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन 1977 से 1986 के बीच में। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्लेयर डे, जो 9 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है, और 61st एडिशन हमने इसको ऑब्जर्व किया था आपका, ठीक है। सीआरपीएफ के करंट डीजी आपके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसे 1939 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट डे आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जो 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिस्टीन फ्रेडरिच सैम्यूल हैनेमन की, जिनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है, ठीक है। और 2026 में 271st बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। इसका थीम था होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।